चलिए अब देखते हैं अपन संप्रेषण प्रक्रिया के तथ्य। संप्रेषण समझ में आ चुका है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास समझने के लिए कोई सूचनाओं को भेजता है उसको बोलते हैं संप्रेषण। और इस संप्रेषण प्रक्रिया में कई तत्व आते हैं, जैसे प्रेषक, वह व्यक्ति जो कोई भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है उसको बोलते हैं प्रेषक। समझ में आ गया? तो वह व्यक्ति जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेषक। जैसे प्रबंधक ने सूचना भेजा तो वो प्रेषक बन गया। वो प्रबंधक ने उससे नीचे को भेजा तो वो प्रेषक बन गया। वो प्रबंधक ने फोरमैन को भेजा तो वो प्रबंधक प्रेषक बन गया। फोरमैन ने चार्जमैन को भेजा तो फोरमैन प्रेषक बन गया। चार्जमैन ने कर्मचारी को भेजा तो चार्जमैन यहाँ पर प्रेषक बन गया। तो जो व्यक्ति सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेषक। संदेश, संदेश में कहा जाता है सूचना देना। संप्रेषण में विचार या संदेश में जो है अपने विचार या भाव लिखकर भेजा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? संदेश। जैसे प्रबंधक ने वहां पे विचार लिख दिया कि आज दिन भर में 10 टन माल का निर्माण होना है, तो और उसने सूचना भेज दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? संदेश। तो संदेश क्या समझ में आ गया? जो भी सूचना या जो भी कार्य हमको कराना है अपने कर्मचारी से उसके बारे में स्पष्ट लिखकर जब उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर्मचारियों तक भेजा जाता है तो वह कहलाता है संदेश। उसी को बोलते हैं विचार या उसी को बोलते हैं सुझाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को सुझाव भी होते हैं, जो कई प्रकार से होते हैं यहाँ पर। तो ये है संदेश। एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब संदेश भेजने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चित्र का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। सूचना भेजने से पहले या संदेश देने से पहले प्रबंधक के दिमाग में एक विचार आता है कि किस प्रकार से किस शब्द का हमको यहाँ पर प्रयोग करना है ताकि मेरा कर्मचारी या अधिकारी आसानी से उसे समझ ले। तो जिस चित्र या ग्राफ का या जिस शब्द का प्रयोग करता है वो कौन? प्रबंधक। उस क्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर? एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद होता है माध्यम। सूचना को किस माध्यम से भेजना है? दूरसंचार के माध्यम से भेजना है, लिखित रूप में भेजना है या मौखिक रूप में भेजना है, ये तय करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो जिस माध्यम से भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? माध्यम, जिसके माध्यम से लोगों को उसके बारे में जानकारी हो सके। तो ये सूचनाएं लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है और अधिकारियों के माध्यम से भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इस माध्यम का भी इसमें होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना माध्यम के सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। कोई ना कोई माध्यम रहेगा तभी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंचेगी। तो माध्यम का चयन करता है यहाँ पर कौन? कंपनी का प्रबंधक। डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब प्रबंधक ने जिस शब्द का प्रयोग किया सूचना देने के लिए और जब वह सूचना पहुंचती है प्रबंधक अन्य अधिकारी के पास और वो अधिकारी जब उस सूचना को समझ लेता है तो समझने की क्रिया को क्या बोल देते हैं अपन यहाँ पर? डिकोडिंग। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि वह अधिकारी या कर्मचारी आसानी से हमारी बातों को समझ ले। तो समझाने के लिए या सूचना देते समय वो जिस शब्द का प्रयोग किया गया और जो आसानी से समझ लिया, कौन समझ लिया? वो अधिकारी या कर्मचारी, उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? डिकोडिंग। बस में आ गया। एनकोडिंग, विचार भेजने के लिए जिन शब्दों का, ग्राफ का, चित्र का प्रयोग किया जाता है जो दिमाग में आता है वो कहलाता है एनकोडिंग। फिर अपने विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है प्रबंधक जो आसानी से समझ में आ जाए किसको? संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। उसको बोलते हैं अपन डिकोडिंग। क्या बोलते हैं उसी को? डिकोडिंग। ठीक। फिर इसके बाद होता है प्राप्तकर्ता। ए ने संदेश भेजा तो क्या बन गया? प्रेषक। और बी ने उस संदेश को प्राप्त किया तो क्या बन गया? प्राप्तकर्ता, क्योंकि उसको सूचना मिल चुकी है। तो सूचना पढ़ने या जिस व्यक्ति को सूचना मिलता है या जो समझता है और उसके हिसाब से जब काम करता है तो क्या बन जाता है? प्राप्तकर्ता। क्या बन जाता है वो? प्राप्तकर्ता। और इसके बाद आता है हमारा प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब जैसे ए ने संदेश भेजा बी को, बी क्या बन गया? प्राप्तकर्ता। बी ने संदेश पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया। समझने के बाद जो है प्रबंधक के पास एक सूचना देगा कि मुझे आपका संदेश मिल चुका है। ये कहलाता है प्रतिपुष्टि। क्या कहलाता है ये? प्रतिपुष्टि। तो कहने का मतलब सूचना मिलने के बाद
जब अगला व्यक्ति यह बताता है या बताने की कोशिश करता है कि मुझे आपका सूचना मिल चुका है, तो ये कहलाता है प्रतिपुष्टि। कौन करता है ये? तो जिसे सूचना मिलता है, कौन, किसको सूचना मिलता है? ये प्राप्तकर्ता को। किसको मिलता है सूचना? प्राप्तकर्ता को। ठीक, फिर देखिए इसी में प्रतिपुष्टि के बाद एक आता है ध्वनि, कोलाहल। जब हम सूचना भेजते हैं और मान लो सूचना भेजते समय किसी प्रकार से हमारे बोलने में या बात करते समय, उसे आदेश देते समय किसी प्रकार से कोई हल्ला होता है या फिर हमारी आवाज़ अगले व्यक्ति तक सही से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हमारी सूचनाओं को समझ नहीं पाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि या कोलाहल। जब हम सूचना भेजते हैं और किसी कारणवश, मान लीजिए फ़ोन से हम सूचना दे रहे हैं और फ़ोन में कोई खराबी आ गई जिसके कारण अगला व्यक्ति हमारी सूचना को नहीं समझ पाया, तो उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि या कोलाहल। आई बात समझ में? तो सूचना भेजते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से ध्वनि या कोलाहल वहाँ पर ना हो, और अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो फिर से हम कोशिश करें कि उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोबारा प्रेषित कर दें, ताकि अगला व्यक्ति प्राप्तकर्ता हमारी सूचना को समझ ले और उसके हिसाब से अपना कार्य करे। तो ये इसके तत्व होते हैं। किसके तत्व होते हैं? सब संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। ये सारी चीजें आती है तो क्या क्या आई? प्रेषक, संदेश, एनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, और उसके बाद आता है हमारा ध्वनि, या उसी को बोलते हैं कोलाहल। ठीक है, आगे बात में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, लिखित एवं मौखिक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लिखित एवं मौखिक। तो चलते हैं अपन सबसे पहले मौखिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण यानी वह संप्रेषण जहाँ पर मुंह के माध्यम से बोलकर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उस संप्रेषण को बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। जैसे दूरभाष के द्वारा फोन के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये कहलाता है मौखिक संप्रेषण। कहीं पे कोई सभा का आयोजन किया गया है संस्था में, और वहाँ पर कंपनी का प्रबंधक सबको संबोधन करते हुए कोई सूचना देता है, जानकारी देता है, तो भी कहलाता है मौखिक संप्रेषण। आगे बात है, तो दूरभाष, फोन, मोबाइल के माध्यम से जानकारी देना मौखिक संप्रेषण है। सभागृह में समस्त व्यक्तियों को सामूहिक रूप से बोलकर संबोधन करना, सूचना देना, ये भी मौखिक संप्रेषण है। तो समझ आ गया मौखिक संप्रेषण, जहाँ पर सूचनाओं को बोलकर प्रेषित किया जाता है या बताया जाता है अगले व्यक्ति को, उसको बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। इसके लिए अनिवार्य है कि सुनने वाले व्यक्ति को वहाँ पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। सुनने वाला व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित रहेगा तभी सुनेगा, और नहीं रहेगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो उस प्रकार से कहा गया जहाँ पर बोलकर कोई जानकारी दी जाती है और जिसके लिए उस सूचना को सुनने वाला व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध रहे, उसी सूचना को बोलते हैं अपन मौखिक संप्रेषण। जहाँ पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। प्रेषक बोलने वाला रहता है तो प्राप्तकर्ता उस सूचना को सुनने वाला होता है। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं तो नंबर मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? कि वो नंबर दूसरे व्यक्ति के पास भी है जिससे हम बात करना चाहते हैं, और जब व्यक्ति लाइन पे आता है तो हम दोनों की आपस में बातचीत हो जाती है। तो उस व्यक्ति का वहाँ पे उपलब्ध होना अनिवार्य है। मान लो हम बोल दिए फ़ोन में, उसे फ़ोन लगाए और उठाया ही नहीं, तो उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो हमारी सूचना उसके पास तक नहीं पहुँचेगी। तो ये जो है मौखिक संप्रेषण की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए कहा गया भेजने वाला प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का आमने सामने होना अनिवार्य है। ठीक, अब चलते हैं इसमें मौखिक संप्रेषण के लाभ। सबसे पहले कहा गया समय और धन की बचत होती है। मौखिक सूचना देने के लिए हमको कहीं यात्रा करके जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, कोई पेन, स्याही, पेपर इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल हम बोल देंगे, अगला व्यक्ति सुन लेगा और हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर समय और धन की बचत होती है। मौखिक संप्रेषण का लाभ है यहाँ पर समय और धन की बचत होती है, पहला लाभ। दूसरा, अत्यधिक प्रभावपूर्ण। जब हम किसी व्यक्ति को मौखिक बोलते हैं, पर्सनली बोलते हैं, वहां पर सूचना देते हैं सामने बिठाकर या फोन के माध्यम से, तो हमारी बातों का उसके ऊपर विशेष असर पड़ता है, और जब उसके ऊपर विशेष असर पड़ेगा तो तुरंत अपने काम में लग जाता है और हमको इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो कहा गया कि लिखित की अपेक्षा मौखिक जो है अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बात करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक।
किससे? उस व्यक्ति से जिसे हमें कोई आदेश देना है। इसलिए कहा गया यहाँ पर इसका अत्यधिक प्रभाव होता है और इसके सूचना मिलते ही अगला व्यक्ति अपने काम में लग जाता है। इसलिए कहा गया ये अत्यधिक प्रभावपूर्ण होता है। कौन सा संदेश? मौखिक संदेश। ठीक। इसके बाद होता है शंका का शीघ्र समाधान। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई सूचना भेज रहे हैं मौखिक रूप से और अगला व्यक्ति उसे सुनने के बाद उसे कोई डाउट लगा तो तुरंत क्लियर कर लेता है, प्रेषक से पूछ लेता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, इसे आप क्लियर कीजिए। तो उसके वहाँ पे पूछने पर वह प्रेषक फिर से उस बात को दोहराता है और जो उसे समझ में नहीं आया था उसको क्लियर कर देता है और अगले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है। तो शंका का समाधान करने के लिए भी लाभदायक होता है। कौन सा संप्रेषण? मौखिक। संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान। संदेश देने के बाद अगर मान लो हम किसी व्यक्ति को बोले कि ये काम आपको आज कर लेना है, तो वहां से क्या प्रतिक्रिया हुई उसके शब्दों के माध्यम से समझ जाता है प्रबंधक इसमें मनोबल है कि नहीं, कार्य के प्रति जो है ये जागरूक है कि नहीं, काम करने को तैयार है कि नहीं। उसके हाव भाव से या उसके शब्दों को सुनकर ही समझ में आ जाता है कि मेरे बात का अगले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। और अगर आमने सामने में है, अब मुंह से हम उसको कुछ संदेश दिए तो उसके हाव भाव को देखकर समझ में आ जाता है कि मेरे बातों का इसके ऊपर क्या असर हो रहा है, काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसकी इच्छा है कि नहीं। उसके हाव भाव को देखकर हमको आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान, यानी जो सूचना हम दिए, चाहे सामने बुला कर दिए या फोन के माध्यम से दिए, सामने बुलाए तो उसे देखकर उसके हाव भाव को देखकर समझ में आ जाता है, और फोन के माध्यम से अगर हम कोई सूचना दिए तो जो है हमको ये जानकारी मिल जाती है उसको देखकर कि इसको उसके शब्दों को सुनकर कि काम करने के प्रति इसकी क्या इच्छा है, काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, इसका मनोबल बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ये सारी जानकारी हमको वहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रतिक्रिया का ज्ञान हो जाता है किसके माध्यम से? मौखिक संदेशों के माध्यम से। तुरंत क्रियान्वित। मौखिक संदेश में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रबंधक ने फोन किया, अधिकारी को आदेश दिया और अधिकारी तुरंत उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। इसके लिए किसी प्रकार से जवाब देने या जवाब मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया यहाँ पर यह मौखिक संप्रेषण जो है तुरंत क्रियान्वित होता है। लोच होता है। मौखिक संप्रेषण कैसा होता है? लोच, आवश्यकता पड़ने पर जब चाहे तब प्रबंधक अपनी सूचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और ऐसी सूचना जिसमें हम आसानी से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोच। क्या बोलते हैं उसको? लोच। तो इसमें लोच की प्रतिक्रिया भी पाई जाती है। आई बात समझ में? यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन मौखिक संप्रेषण के हानि या दोष, जिसमें पहला दोष ये है कि दोनों पक्षों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। जब तक दोनों पक्ष वहाँ पे उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक हमारी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। इसलिए सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्तकर्ता दोनों का उपलब्ध होना वहाँ पर अनिवार्य है। ठीक। दूसरा कहा गया भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त, यानी आज हम सूचना जो दे दिए हैं अगर मान लो उसके हिसाब से अगर कार्य नहीं हुआ तो भविष्य के लिए सबूत का भी हमारे सबूत का अभाव हो जाएगा। प्रबंधक ने कहा 10 टन माल का निर्माण करना है और उसने मान लो 8 टन का निर्माण कर दिया, तो कल को अगर प्रबंधक पूछेगा 10 टन का माल का निर्माण क्यों नहीं किया गया, मैंने तो तुम्हें कहा था 10 टन माल निर्माण करने का, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में कर्मचारी बोल सकता है कि आपने 8 टन ही कहा था, 10 टन नहीं कहा था। इसलिए कहा गया यहाँ पर संदर्भ, भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त, यानी भविष्य में हम सबूत के तौर पर नहीं दिखा सकते क्योंकि लिखित रूप में ये नहीं रहता है। कल को कर्मचारी भी जो है उल्टा बोल सकता है कि नहीं मुझे सूचना नहीं मिला इसलिए मैंने उत्पादन नहीं किया, ये इसका अभाव होता है यहाँ पर। ठीक। महत्वपूर्ण बात छूटने का भय, जब हम किसी से फोन में बात करते हैं तो वहाँ पर जल्दबाजी रहती है और उसमें कभी कभी जो है महत्वपूर्ण बात छूटने से रह जाती है, जिसके कारण इसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ जाता है। लिखते हैं जब हम वहाँ पे तो सभी चीज़ों को सोच समझ कर लिखते हैं, लेकिन बोलते समय कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण बात छूट जाती है और वह कहाँ तक नहीं पहुँचती है, प्राप्तकर्ता तक, और जो उत्पादन मिलना चाहिए हमको वहाँ पर उसकी प्राप्ति वहाँ पर नहीं हो पाती है। ये नुकसान लिखित साक्ष्य का अभाव रहता है। बताया ना अभी, लिखित रूप में रहेगा तो प्रमाणित रहता है, लेकिन मौखिक रूप से जो अगर बोलते हैं हम किसी को तो प्रमाणित का काम नहीं करता, कारण उसका कोई रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं रहता है। इसके कारण अगला व्यक्ति ये बोल सकता है कि मुझे सूचना नहीं मिला इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है।
फिर कहा गया चिंतन के लिए समय कम। जब हम किसी को मौखिक रूप से बोलते हैं तो हमको सोचने समझने की समय कम होती है और चिंतन करने का समय नहीं रहता है हमारे पास, तो ऐसी दशा में कुछ महत्वपूर्ण बात वहां पर बोलने से रह जाता है और इसका प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर। तो ये इसके दोष है किसके? मौखिक संप्रेषण के। और कहा गया जो है खर्चीला होता है, क्योंकि जब भी कोई दूरभाष पर बात करेगा, मोबाइल से बात करेगा तो खर्चीला होता है, कारण लंबे समय तक बात करेंगे तो लंबा चार्ज लग जाएगा और इससे हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि इसका अगला दोष क्या है, ये खर्चीली प्रणाली है। ठीक है, आगे बात समझ में आता सबको? ठीक।